Hello student, our today's topic is projectile motion. हिंदी में बोले तो प्रक्षेप्य गति। ये अपने क्लास 11th के चैप्टर 4 मोशन ऑन द प्लेन का लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑन द प्लेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, ठीक है। अब देखो होती क्या, थोड़ा इसको समझना कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और उसको तुम फ्री फॉल ऊपर फेंकते हो किसी ना किसी। अब देखो ऊपर फेंकने के लिए तुम्हें इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी ऐसे। तो ये कुछ इस टाइप का मोशन लिया, लेकिन जब मैंने इसको फेंक दिया, क्या फिर मेरा इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? क्या नहीं है। तो फिर इस ऑब्जेक्ट पर कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को फेंके जाने के बाद उसके ऊपर कौन सा फोर्स वर्क करने लग जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। और वो फ्री में, एकदम फ्री में, मजे में एक अनदर टाइप ऑफ का मोशन क्रिएट करता है। और ये जो मोशन है, ये देखो, ये जो मोशन है ये पैराबोलिक मोशन होता है। ये कौन सा मोशन होता है? पैराबोलिक पाथ कंटेन करता है। ये पैराबोलिक पाथ कंटेन करता है और इसी पैराबोलिक पाथ कंटेन करने वाले ऑब्जेक्ट के मोशन को ही क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो पहले बात करते हैं इसमें हिंदी में। तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किसी निश्चित वेग से फेंका जाता है तो फेंके जाने के पश्चात यह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जिसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो यह आ गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो व्हेन इन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, then it follows a parabolic path under the gravitational force of earth. That type of motion is known as प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसी टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको प्रैक्टिकल समझना। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो ये कौन से टाइप का मोशन लेता है? देखो तो ये जो मोशन है ना, ये जो मोशन लिया है ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तुम्हें हो सकता है बायो वाले कुछ बच्चे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता सर ये पैराबोला क्या होता है। तो ध्यान रखना बेटा, पैराबोला कुछ इस टाइप का बनता है ना। तो ध्यान रखना ये होते हैं पैराबोला। ये पैराबोला की स्ट्रक्चर, ये पैराबोला की स्ट्रक्चर, ये पैराबोला की स्ट्रक्चर, ये पैराबोला की स्ट्रक्चर।
ये पैराबोला की स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली अपने जो काम आएगा वो पैराबोला कुछ ऐसा काम आएगा, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, ax माइनस bx स्क्वायर, कि y एक्सिस और ये x एक्सिस के बीच में, और a एंड b आर कांस्टेंट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं कांस्टेंट, और ये किसकी इक्वेशन होती है पैराबोला, और हिंदी में बोलते हैं तो परवलय। तो ध्यान रखना, अपने जो परवलय काम करेगा वो वाला काम करेगा, और उसकी जो समीकरण आएगी, जो उसकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर। केवल तुम्हें याद रखना। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो डायग्राम तो आना चाहिए ना सर, तो डायग्राम भी वैसा ही बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे तो ये कैसे मोशन में आएगा, ऐसे ही आ रहा था सेम, ये ऑब्जेक्ट वापस यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट यहाँ गया, देख लो आराम से, यही टाइप का मोशन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी और इनिशियल एंगल होगा, अपन इसके ऊपर टेंजेंट खींचकर इसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो इसकी x एक्स की जो वेलोसिटी होगी वो ux मान लेंगे, और y एक्स की जो वेलोसिटी होगी वो uy मान लेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, मान लिया सर। और ये क्या है, यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट लेता है, तो ये इसकी क्या होगी मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम रेंज लेता है कि कितनी दूर चल गया, ये इतना दूर चल गया r, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। r को क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और हिंदी में बोले तो बोलते हैं क्षैतिज परास। याद है जब क्रिकेटर छक्का मारता है बॉल ऐसी जाती है, लेकिन जो छक्का नापता है वो ऐसे नापता है या ऐसे नापता है, कभी भी ऐसे नहीं नापेगा छक्के की अगर डिस्टेंस नापेगा तो वो कैसे नापेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, और वही तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज नापता है कि भाई युवराज सिंह ने कितने मीटर का लंबा छक्का ठोका, 121 मीटर का, तो वो ऐसे 121 मीटर नहीं है, वो ऐसे 121 मीटर है। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट सोचो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो यहाँ पर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि फिर अब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा है, तो लेट ऑब्जेक्ट के नीचे जा, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी vx मान लो और ऊपर डायरेक्शन की वेलोसिटी vy मान लो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट पर एक नीचे की और एक्सेलरेशन वर्क तो करेगा, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन हमेशा इधर रहेगा, तो ay बराबर होता है -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर कितना टाइम, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैक्सिमम हाइट पर 2 सेकंड में पहुंचता है, तो बताओ इसको वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। ये अपन ने तीसरे चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब अपन अर्थ के ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस में किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, वो ऊपर जाने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम वो वापस नीचे आने में लेता है। तो सोचो अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो ऊपर जाने में अगर 3 सेकंड लिया तो नीचे आने में भी 3 सेकंड। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसने tm टाइम लिया, द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो वापस नीचे आने में भी कितना टाइम लेगा, tm। क्लियर है। अब बताओ ये कितनी देर हवा में रहा, मतलब ये उड़ता कितनी देर रहा था, यहाँ से उड़ना स्टार्ट करा ऑब्जेक्ट ने, उड़ा 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 और वापस धरती पर, तो ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहा, tm और tm। तो ऑब्जेक्ट हवा में रहने का टाइम है इसका 2tm, जिसे बोलते हैं उड़ने का टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उड्डयन काल। सिंपल सी बात है, उड़ने का टाइम, हवा में रहने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो कितना टाइम ले लेगा, tm टाइम। वापस नीचे आने में कितना टाइम लेगा, tm टाइम। तो टोटल हवा में उड़ने का टाइम कितना हो गया, tf बराबर 2tm। हॉरिजॉन्टल रेंज, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की ही क्या कहलाती है, तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। और मैक्सिमम हाइट जब vy की वेलोसिटी 0 हो जाती है, जब ऊपर जाने की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तब वो बंदा कहाँ पर रहता है, मैक्सिमम हाइट पर रहता है, यहाँ तक वो मैक्सिमम पहुँच सकता है। क्लियर है। अब देखो ये u है, अब थीटा के पास वाला जब अपन कंपोनेंट निकालेंगे, याद है अपन ने
पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े थे, कंपोनेंट थीटा के पास वाला कंपोनेंट कोस थीटा, थीटा के अपोजिट वाला साइन थीटा। सेम यू थीटा के पास वाला तो यू कोस थीटा, थीटा के अपोजिट वाला तो यू साइन थीटा। ये कंपोनेंट निकाल लिए इनिशियल वेलोसिटी के। अब मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर, एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालते हैं, तो किसी टी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो होगा। तो मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट इस पी पॉइंट पर रहता है, जहां इसकी वेलोसिटी एक्स एक्स पर वेलोसिटी वी एक्स है और वाई एक्स पर वेलोसिटी एक्स एक्स पर वेलोसिटी वी एक्स और वाई एक्स पर वेलोसिटी वी वाई। ठीक है, तो वी वाई और वी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, मान लेते हैं एक्स कवर करता है एक्स एक्स में, और टी टाइम पर वाई एक्स पर ये वाई डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन मेरे को पता है इसके ऊपर जो एक्सिलरेशन काम करेगा भाई, वो तो नीचे की ओर ही काम करेगा। तो ए वाई बराबर माइनस जी, क्योंकि अपन क्या मानते हैं, इस पर दो एजम्पशन लेते हैं। एक तो अपना जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हवा में जो चल रहा है ना, तो हवा उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाती, हवा उसका कोई भी विरोध नहीं करती है, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या मानते हैं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन काम करता है वो केवल नीचे की डायरेक्शन में काम करता है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज में काम नहीं करता। जब काम ही नहीं करता तो हॉरिजॉन्टल रेंज में एक्सिलरेशन कितना, 0। तो यहां पर ए वाई कितना, सॉरी ए एक्स कितना, 0। अरे भाई मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट पर जो भी एक्सिलरेशन काम कर रहा है वो नीचे कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज पर कितना करा, 0। तो यहां पर ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ध्यान रखना, ये दो एजम्पशन अपन लेके चलते हैं, तभी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये डायग्राम अगर आएगा तभी अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो बात करते हैं इसको करेंगे कैसे, क्योंकि अपने को दो चीज़ें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट of the object of the projectile motion at t time, displacement in y direction, displacement in x direction, velocity in x direction vx, velocity in y direction vy at the time t। ये t टाइम की बात कर रहे हैं अपन, किस टाइम की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कंडीशन मान लेंगे when the object is placed at the position p at t time, कि भाई जब ऑब्जेक्ट टी टाइम पर माना कि ऑब्जेक्ट कहां पर स्थित है, पी पर स्थित है, टी टाइम पर ऑब्जेक्ट माना कि कहां पर स्थित है, पी पर स्थित है, तब ये कंडीशन काम करेगी। ध्यान रखना, एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करना। तो अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो वेलोसिटी चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। न्यूटन की इक्वेशन की बात करते हैं, पहली इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन सबने पढ़ी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t होता है, वापस देख लेते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ तो कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन और t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t और s डिस्प्लेसमेंट। क्या इक्वेशन याद हो सकती है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, यहां तक अब अपन क्या निकालेंगे, एक जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे एट टाइम t पर। तो कैसे निकालेंगे कि भाई let the object is placed at point P on time t। माना कि कोई ऑब्जेक्ट है जो टाइम t पर P पर स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी टाइम, अब सबसे पहले निकालेंगे x डायरेक्शन में। अपने को पता है v वेलोसिटी निकालनी है, तो v x निकालना, ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v x बराबर u x प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा,
क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी, एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो v एक्स बराबर u एक्स बराबर सॉरी प्लस ए एक्स इंटू टी। अब देखो u एक्स की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, u एक्स बराबर u cos थीटा है भाई, पुट करो यहाँ पर u एक्स बराबर u cos थीटा और ए एक्स है क्या, अपने को पता है, अपन ने एजम्पशन माना था कि जो भी एक्सेलरेशन लगेगा नीचे लगेगा, एक्स एक्स में एक्सेलरेशन 0 तो एक्स भी 0, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बचेगा u cos थीटा, यही आएगा। तो सबसे पहली इक्वेशन आ गई वी एक्स बराबर u cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। आगे निकालते y डायरेक्शन में कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट ऊपर तो जा रहा है, देख यहां पर जाके बंद हुआ लेकिन अभी तो जा रहा है, तो वी वाई बराबर यहां से क्या लिखेंगे, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, और यू वाई की वैल्यू क्या है यहां से यू साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या है बेटा माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपन ने निकाला था, ए वाई की वैल्यू माइनस जी। ठीक है, यहाँ तक ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिख दो सीधा ही, तो वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, कि भाई किसी जब कोई पिंड बिंदु P पर टी टाइम पे स्थित होता है तो उस पिंड का एक्स एक्स दिशा में वेग vx और वाई एक्स दिशा में वेग vy इस तरीके से निकल जाता है। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एट टी टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x की जगह क्या आएगा x, क्योंकि एक्स एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो कितना होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, फिर वापस यू एक्स और ए एक्स। अब तो वैल्यू पता है, यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा, ए एक्स की वैल्यू 0, पुट कर दो वैल्यू, तो x बराबर u कोस थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3, और डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट मीटर। अब देखो अगला लेंगे y डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, फिर यू वाई की वैल्यू है क्या यू साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू अब की बार है माइनस जी, पुट कर दो बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, एंड यूनिट इज ऑल्सो मीटर। तो अगर किसी को ये 4 इक्वेशन आई ना, वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आराम से इजीली सोल्व कर पाएगा, पर अगर जिसको ये 4 समझ में नहीं आए उसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कभी समझ में नहीं आएगा। तो तुम्हें अगर समझ में एक बार नहीं आती है तो एक बार वीडियो और देखना, इसी को रिवाइज करके, इतना सा, अगर इतना सा तुमने 2 बार रिवाइज करके देख लिया तो ये इक्वेशन एक बार में आ जाएगी। ये चारों इक्वेशन आ गई। अब अपन एक चीज प्रूफ करेंगे कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रोजेक्टाइल वाला पाथ या पैराबोलिक पाथ ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर ये पैराबोलिक पाथ ले रहा है तो इसके बीच में y वाला जो रिलेशन है वो कुछ ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का आना चाहिए, तो तभी ये कौन सा पाथ कंटेन करेगा, पैराबोलिक पाथ कंटेन करेगा। तो अगर y और x के बीच में ऐसा रिलेशन आ जाता है तो अपन मान जाएंगे कि नहीं भाई ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ कैसा आता है पैराबोलिक, जहां पर a एंड b आर कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, जहां a और b क्या है नियतांक 2, 3, x, u, v, जो भी नियत वैल्यू जो भी कांस्टेंट वैल्यू। पहले बताओ यहां तक पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको रफ करते हैं।
ओके, मेरे को ये स्पेस चाहिए, इस स्पेस का काम लूँगा, तो ये स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो आगे बात करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं इसको रफ करता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो अपने को y और x की फॉर्मूला निकालना। तो देखो इस इक्वेशन में x बराबर u cos थीटा इंटू टी, इस इक्वेशन में y बराबर u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन टर्म्स है, दो कॉमन टर्म्स है, u भी कॉमन है और t भी कॉमन है, पर क्या इसमें t है कहीं पर? नहीं है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 से t की वैल्यू उठाऊं और इक्वेशन 4 में चिपकाऊं। तो क्या करेंगे, put the value of t in equation 4 from equation 3। समीकरण 4 में t बराबर, अब देखो t बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा x के नीचे आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। समीकरण 4 में t का मान समीकरण 3 से चिपकाने पर तो चिपका देते हैं। तो देखो क्या होगा, तो यहां से वैल्यू उठाओ, तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी, और t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी t का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है नहीं है? यहाँ तक ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर u ने u को मार दिया साइन अपॉन कोस टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, तो g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो एज्यूम करना पड़ेगा, लेट दिस इज a एंड दिस इज b। अगर मैं ये एज्यूम कर लो, लेट मान लिया, तो अपना जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर 5, वेयर a बराबर टेन थीटा एंड b बराबर g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है, इक्वेशन 5 क्या है या नहीं है पैराबोलिक पाथ की। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 द ऑब्जेक्ट विल फॉलोड ए पैराबोलिक पाथ इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ से क्या पता चला कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। देखो अभी तक इसका आधा पार्ट हुआ है, आधे पार्ट में अपने को ये भी निकालना है कि मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट और उड़ने का टाइम। ये तो नहीं निकाले सर, लिखा तो दिए आपने। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ये करेंगे डिस्कस कल के वीडियो, ठीक है। आज के लिए थैंक यू बेटा।